हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखने वाले हैं कि जो आपका एग्ज़ाम रिसेंटली होने वाला है AEDO का, उसका सिलेबस कैसे रहने वाला है, क्या क्या आपको किस तरह के जो है वो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं एग्ज़ाम में, या फिर आपको जो इसमें कौन कौन जो लोग हैं ये इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे आपको मल्टीपल क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले कि निगेटिव मार्किंग इसमें है कि नहीं है, या फिर आपको, क्योंकि ये पहले बार एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो रहा है तो इसमें बहुत सारे जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। बट वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना है। बिफोर डैट कुछ जो कि आपके लिए सजेशन है, रिसेंटली 71st BPSC प्री ओवर हो चुका है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे लोग जो है वो टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ पे, कट ऑफ चेक कर रहे हैं या फिर आपको बार बार अपना आंसर की मिला रहे हैं। तो जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाता है तो आपको उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब रेदर आप ये कर सकते हो कि वो एनर्जी जो है उसको सही जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हो। स्पेशली जब ये एग्ज़ाम AEDO का एग्ज़ाम आप देखोगे तो इसमें बहुत बार आपको जो जनरल वाला पेपर है, GS वाला पेपर है, उसमें आपको बहुत हद तक जो है वो BPSC का जो है सिलेबस उससे मैच करता है। तो वहाँ वो वाली जो एनर्जी है उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं इस वीडियो बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले जो है जो AEDO का फॉर्म है उसका एप्लीकेशन डेट जो है वो अभी भी वैलिड है, ठीक है। 27 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक ये वैलिड है। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट को भी लेकर बहुत सारे डाउट है कि इसमें एज लिमिट क्या है आपका। तो एज लिमिट आपको 21 ईयर से लेकर 37 ईयर्स तक जो है ये एज लिमिट है। तो 21 से लेकर 37 ईयर के बीच में जो भी है वो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये पहली बार वैकेंसी आया है। टोटल वैकेंसी अगर इसमें देखा जाए तो कितना आपको 935 है। तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वन वे एग्ज़ाम है, एक बार एक ही प्रोसेस है आपका, ऑब्जेक्टिव बेस्ड आने वाला है। सो एक बार क्वालिफाई करके आप इसमें आपको बहुत मल्टीपल जो है वो स्टेप्स नहीं है। जैसे अगर BPSC में आप देखोगे तो पहले प्री देना है, फिर उसके बाद मेंस देना, फिर इंटरव्यू होता है। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस, अराउंड आपको 1 साल तो उसमें जाता है। बट ऐसा कुछ इसमें नहीं होने वाला है। तो पोस्ट आपको देखना 935 है। इसके अलावा फॉर्म का फ़ी कितना हो सकता है, कितना आपको पैसा लगेगा फॉर्म में, तो अराउंड आपको 100 रुपये लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, कोई भी भर सकता है फॉर्म। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ये सबसे अच्छी बात इसमें है, जो क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए, स्नातक चाहिए, ठीक है। अगर जिसका भी जो भी ग्रेजुएट है वो लोग आपको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन डेट 27 अगस्त से लेकर 26 सितंबर, एज लिमिट 31 से 37, पोस्ट वैकेंसी आपका कितना 935 है, फॉर्म का फ़ी कितना है आपको 100 रुपये है, क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। और जो इसमें सैलरी आपको होने वाली, तो आपको यहाँ पे बहुत कम सैलरी दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि उनको डायरेक्टली 90,000 रुपये मिल जाए। तो इस तरह का नहीं होता, सरकारी नौकरी है। तो क्योंकि जिस तरह से आपको आजकल नौकरी की समस्या हो रही है और बेरोजगारी फैल रहा है, तो अगर 29,000 भी आपको मिल रहा है, स्टार्टिंग में 29 जो कि आपको मिलने वाला है, बट उसमें इंक्रीमेंट होगा बाद में जाके। सो ये एक तो ये भी देखना आपको किस तरह से हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें लग रही है, जैसे कि आधार कार्ड, 10th 12th का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट रिजर्वेशन वाला अप्लाई करें तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंशियल चाहिए जो कि डोमिसाइल, ताकि उसमें डोमिसाइल का जो यूज़ हो सके, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने के टाइम पर लगेगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सब इसमें कैसे रहने वाले हैं। इसमें आपका 3 पेपर है, जनरल लैंग्वेज पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड है और जनरल स्टडी है। सो जो जनरल लैंग्वेज है वो जस्ट सिमिलर एज सी सेट के जैसे ही है, तो इसको भी हम लोग डिटेल में देखते हैं। सो पहले देखते हैं ये जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवा रहा है वो कौन से एजेंसी के अंदर आ रहा है। तो ये BPSC ही कंडक्ट करवा रहा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा जो पोस्ट का नाम क्या है आपका, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये आपको अच्छा पोस्ट है आपका। वैकेंसी आपको 935 है। प्रोसीजर आपका क्या होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको किस तरह से जो है वो सिलेक्शन जो होगा वो किस तरह से होने वाला है। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो भी आपका किस तरह का होगा। एग्जाम पैटर्न कैसे होना, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, MCQ बेस्ड होने वाला है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपको, उसमें आपको टिक करना है। और जो नेक्स्ट स्टेप, पहला आपने अगर MCQ ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो पहला स्टेप अगर पास कर लिया, तो दूसरे स्टेप में आपका क्या होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। पेपर्स में आपको जनरल लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़, सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। पेपर्स क्या क्या है, जैसे कि अच्छा मैक्सिमम मार्क्स कितने होने वाले, जो पेपर का आपका एक पेपर का कितना मार्क्स होने वाला है, तो 100 क्वेश्चन आपको होने वाले, ठीक है। और एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितना होने वाला है, मान लो कि 3 पेपर है आपका, जनरल लैंग्वेज पेपर है, जनरल स्टडीज़ है और जनरल एप्टीट्यूड है। तो हर पेपर पर आपको 2-2 घंटा मिलने वाला है। और एग्ज़ाम का डेट अभी तक आया नहीं है, बट आप अज्यूम कर सकते हो कि डेट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जो है उसको ऑन टाइम पे हो रहा है। अगर आपने देखा होगा तो BPSC को भी बहुत सारे लोगों को लेके मन में बहुत संदेह था कि एग्ज़ाम आपको टाइम पे नहीं होने वाला है, बट आपने देखा कि एग्ज़ाम को बहुत टाइमली कराया गया। सो ये एग्ज़ाम भी आपका टाइम पे होने वाला है। अगर आप लोग प्रिपरेशन आपने स्टार्ट नहीं किया, अगर अभी भी लग रहे हो कि आपको लग रहा है कि आप कट ऑफ और इसके बीच में फंसे हुए और इन सारे डेटा के बीच में लगे कि कितना क्या कट ऑफ आने वाला है, तो टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको उसको साइड कर रखना पड़ेगा, तब आपको इसमें 100% तैयारी में देना पड़ेगा।
अब वन बाई वन देखते हैं पेपर में क्या क्या कौन कौन से पेपर हैं। सो पहला पेपर है आपका जनरल लैंग्वेज का पेपर है, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी ये क्वालिफाइंग पेपर है। द पेपर विल टेस्ट द कैंडिडेट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसमें आपका कितना, आपको लैंग्वेज पे कितना कमांड है, आपको अपने जो अपनी भाषा है, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, दोनों में आपको कितना कमांड है ये चेक किया जाता है। तो इसीलिए पेपर आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आना। आपको जैसे अगर आपने CSET के बारे में सुना हुआ है, UPSC में होता है जिसमें 33% आपको लाना होता है, वैसे ही आपको लैंग्वेज पेपर है, इसमें भी 33% लाना है। सो यहाँ पे आपको अपना PhD वाली स्किल नहीं दिखानी, यहाँ पे आपको इतना तैयार करके जरूर आ जाके, क्योंकि CSET अगर आपने देखा तो UPSC में बहुत ज़्यादा टफ हो गया, तो वैसे लैंग्वेज पेपर भी टफ है। अगर थोड़ा सा आपको पहले से तैयारी करके लेके, अगर आपका कमांड है इंग्लिश और हिंदी पे तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा आपको? ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा, वोकैबुलरी पे, कॉम्प्रिहेंशन पे, एप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ लैंग्वेज। तो ग्रामर अगर आप तो ग्रामर कहाँ से तैयार कर सकते हो आप? तो क्लास 9th और 10th का जो ग्रामर है उसको आप देख सकते हो वहाँ से। वोकैबुलरी के लिए आप ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा जाके बहुत सारी चीज़ें आप रेफ़र कर सको। सो अभी न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो उसके लिए पढ़ सकते हो। तो ये आपको न्यूज़पेपर से आपका हो जाएगा वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के लिए आप क्लास 9th और 10th का जो है वो ग्रामर रेफ़र कर सकते हो। जनरल स्टडीज़ में क्या करना है? सो जनरल स्टडीज़ में जो खासकर जो ऑलरेडी जो BPSC जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है तो उनके पास तो एक्स्ट्रा एज है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे पढ़ रखा है, तो उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी पढ़ा हुआ तो उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। बट जो पहले बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्या है कि आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट जो इवेंट्स हैं, खासकर जो करंट अफेयर है उसको आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अब ना एग्ज़ाम में इस तरह के आपको करंट अफेयर नहीं पूछे जाते कि आप एक बार कहीं से एक मैगजीन पढ़ के जाते हो और अब सारा आंसर टिक करके आ जाओगे। अगर आपने पूरे साल करंट अफेयर अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने देखा है कि 2022-23 का भी करंट अफेयर पूछा गया एग्जाम में। सो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको लंबा लंबा करंट अफेयर में क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो करंट अफेयर में आप रेगुलरली आपको कोई ना कोई एक तो न्यूज़पेपर फॉलो करना है अभी से। उसके अलावा अगर, क्योंकि आपको लॉन्ग रन में आपको हेल्प करने वाला है, बस AED के एग्ज़ाम के लिए नहीं, इवन अगर आप बिहार SSC के लिए प्रिपेयर करो, अदर एग्जाम के लिए करो, तो करंट अफेयर आपको बहुत अच्छा जो है वो एज देता है। सो इसके लिए आप एक न्यूज़पेपर रेगुलरली देखो, या फिर मेरे चैनल पे भी आपको बहुत सारे जो है वो करंट अफेयर के वीडियोस मिल जाएंगे। रेगुलरली आपका वीडियो आता है तो वो भी देख सकते हो। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार। सो क्योंकि आप बिहार का एग्जाम है तो बिहार स्पेशल बहुत आपको जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। बिहार स्पेशल पे आपको बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो खासकर मॉडर्न हिस्ट्री जो आपको उस पर चीज़ें आपको पता होना चाहिए, खासकर एंशिएंट में भी आप थोड़ा देख सकते हो। और बिहार स्पेशल में आप क्या करोगे तो जो आपको अच्छे से बिहार स्पेशल जो है वो, अगर आप BPSC का बहुत सारे आपको अगर देखोगे तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें से एक बिहार स्पेशल का आप देख सकते हो। किसी भी जो भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का देखना है वहाँ से आप देख सकते हो। मेजर फीचर ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो फ्रीडम मूवमेंट में आपको बस इंडियन फ्रीडम मूवमेंट नहीं देखना आपको, मतलब बस ऐसे नहीं देखना है कि आपको जो नेशनल लेवल पे हुआ था, इवन आपको जो बिहार लेवल पे जो कोई, अगर चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का क्या रोल था, या फिर आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिहार का क्या रोल था, ये सब सारी चीज़ों को आपको इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार विद द एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक एंड फिजिकल ज्योग्राफी। सो जब ज्योग्राफी आप देखोगे तो खासकर जो है वो बस इंडिया का ज्योग्राफी नहीं देखना। अगर आपने इस बार एग्जाम में देखा तो बिहार के ज्योग्राफी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। सो आपको रिवर सिस्टम जैसे कि बिहार का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं वो देख सकते हो, बिहार में फॉरेस्ट किस तरह से हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ज्योग्राफी में देखना पड़ेगा। और इवन नेशनल लेवल पर भी इंडिया का जो किस तरह से आपको ज्योग्राफी है देखोगे, माउंटेन कहाँ पे मिलता है, प्लेट्यू कैसे मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें, वाटरफॉल, ये सब देख सकते हो। तो ये आपको जनरल स्टडीज़ का टॉपिक था। नेक्स्ट जो है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड है। अब जिनका जनरल स्टडी स्ट्रांग होता है उन जनरल, यही आप देखोगे कि उनका जनरल एप्टीट्यूड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, वीकनेस होता है। तो ये दोनों आपको बैलेंस करके, क्योंकि दोनों पेपर आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये क्वालिफाई वाली नहीं, इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड से ही मेरिट लिस्ट बनने वाला है। लास्ट में आपका जो सिलेक्शन होगा इसी दोनों पेपर के, लैंग्वेज के पेपर पर आपका सिलेक्शन नहीं हो, लैंग्वेज में आपको बस क्वालिफाई करना है। तो हिंदी इंग्लिश में आपका जितना कमांड है अच्छी बात है, बट आपको जनरल एप्टीट्यूड और जो है जनरल अवेयरनेस जो GK है उसको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। सो एप्टीट्यूड में क्या कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स बहुत सारे लोगों का वीक होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, क्लास 10th का जो मैथ्स है, तो या तो 9th और 10th का थोड़ा बेसिक से मैथ्स, अगर बेसिक में आपका प्रॉब्लम है तो थोड़ा बेसिक आप देखो, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देखोगे मल्टीपल सोर्सेज हैं। बट उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डूब नहीं जाना है आप लोगों को, क्योंकि आप सिलेबस के हिसाब से तैयार करना है। ऐसा नहीं कि पता चला कि आप 2-3 महीने आप मैथ्स कुछ एक ही टॉपिक पे पढ़े जा रहे हो। टॉपिक देख लो और टॉपिक के हिसाब से आप देखो कि आप किस टॉपिक पे अच्छा कमांड कर सकते हो। जैसे कि अगर जनरल एप्टीट्यूड में देखोगे तो आप नंबर सिस्टम, इवन ये जो CSET का अगर आपने UPSC में देखा होगा तो यहाँ पे भी नंबर सिस्टम पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम आप देख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब आपको थोड़ा बेसिक टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। या तो 10th का मैथ
देख सकते हो, 9th और 10th का मैथ देख सकते हो RS अग्रवाल, या फिर क्योंकि NCERT थोड़ा टफ हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके चीज़ें नहीं दिया होता, RS अग्रवाल बना सकते हो आप। अगर टाइम नहीं है तो यूट्यूब पे आप कुछ अच्छे आपको जो है वो चैनल अवेलेबल है, वहाँ से आप बेसिक मैथ्स देख सकते हो। एवरेज एंड प्रॉफिट, लॉस एंड सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन है आपको 2D एंड 3D फिगर, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम विद द एजेस, पाइप एंड जी लॉजिकल रीजनिंग भी आता है। DI भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिक स्टैटिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग ये सब पूछा जाता है। तो रीजनिंग में ऐसा नहीं है, आप इसको थोड़ा सा सेपरेटली रीजनिंग को अलग से तैयार करना एंड मैथ्स को अलग से तैयार करना। ये टॉपिक्स आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अंधाधुन आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि 10th का भी अगर मैथ्स का बुक उठाओगे तो उसमें बहुत कुछ है, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। सेलेक्ट करके पढ़ना है कि देखो कि इसमें से किस में से ज़्यादा, जैसे कि नंबर सिस्टम में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज रेशियो से भी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो क्योंकि मैथ्स में भी अगर आपका मैथ्स वीक है तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन बना पाओगे, तो उसमें आप देखो कि आपको कौन सा टॉपिक लग रहा है जिस पे आप कमांड कर सकते हो। तो इन सारे टॉपिक को पहले से आपको, क्योंकि आपको वीकनेस, अपना स्ट्रेंथ, ये सब पहले एनालाइज करना पड़ेगा, ये आपके लिए कोई और एनालाइज नहीं कर सकता है। सो ये टॉपिक है आपका जो कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए। ऑलरेडी हमने GS के लिए भी देख लिया, लैंग्वेज पेपर भी देख लिया। अब ये पैटर्न देख लेते हैं। सो ईच क्वेश्चन जो है आपको इस एग्जाम में जो होने वाले वो 1 मार्क्स के होने वाले, एंड निगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, ठीक है, जो कि आपको सबसे, क्योंकि यही एलिमिनेट करेगा। क्योंकि अगर आपने देखा है तो अभी बहुत सारे ऑलरेडी BPSC में बहुत सारे लोगों ने एग्जाम जो वो फॉर्म फिलअप किया था, और इस एग्जाम के लिए भी बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप भी करेंगे और एग्जाम हॉल तक पहुँचेंगे भी। तो यही एक एलिमिनेशन टेक्निक है जिससे आपको जो है एग्जाम जो है वो भीड़ को कम करता है निगेटिव मार्किंग के थ्रू। सो 1/3 आपको जो है वो निगेटिव मार्किंग है, जैसे BPSC प्री में था। सो इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी अपना जो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पहले से आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप रातों रात उसकी तैयारी कर सकते हो। पहले से अभी से मैथ्स की प्रैक्टिस करो, और उसके बाद GS GK के जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जो लैंग्वेज पेपर है वो 30 मार्क्स के लिए आपको चाहिए, ठीक है, 30% चाहिए आपको, 30% से आपको क्वालिफाई हो जाएगा। मेरिट लिस्ट आपको किसके बेसिस पे बनेगा? जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड। तो आपका जो GK और GS है और जो मैथ्स और रीजनिंग है वही आपको, जो आपका नया पार्ट लगाने वाला है, तो उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करो। नो री-एवैल्यूएशन, रीचेकिंग ऑफ द रिटन एग्जाम अलाउड। तो इसमें री-एवैल्यूएशन ये जो है रीचेकिंग वगैरह नहीं होगा। तो लैंग्वेज पेपर ऑलरेडी मैंने बता दिया, जिसमें वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब सारी चीज़ों पे फोकस करना। जनरल स्टडीज़ में बिहार स्पेशल पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। करंट अफेयर को आप पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी भी आ रहा है, इकोनॉमी भी आ रहा है। तो इकोनॉमी में तो आपको बजट वगैरह सर्वे जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सब चीज़ें आप देख के जा सकते हो। और जो पॉलिटी वाले सेक्शन है, खासकर जो पंचायती राज वाला सिस्टम है, जो पंचायती आपको, क्योंकि वहाँ पे पंचायती राज से आपको क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब चीज़ें आप देख के जाना। जनरल एप्टीट्यूड ऑलरेडी मैंने बता दिया, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस, ये सब आपको टॉपिक है। आई होप आपको वीडियो, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, निगेटिव मार्किंग आती है, कौन कौन अपेयर कर सकते हैं। तो जो भी, जिनके पास भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री है वो एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हैं, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे भी सकते हैं। और ये आपको वन सिंगल स्टेप एग्ज़ाम है। तो ये बहुत मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनके लिए, जो बहुत लंबे समय से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और वो नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एक ही स्टेप में अगर आपको कहीं पर सरकारी नौकरी मिल रहा है तो ये बहुत सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। तो अच्छे से तैयारी करो और एग्ज़ाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।